कल्पना कीजिए कि किसी इंसान को अपना कोई पुराना टैक्स या लगान चुकाना है। वो एक बड़े से सरकारी दफ्तर में जाता है और वहां जाकर वो रुपयों या नोटों से भरा कोई बैग नहीं निकालता। इसके बजाय वो अधिकारी की मेज पर सीपियों और छोटी छोटी कौड़ियों से भरा एक पूरा बोरा रख देता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो अधिकारी बिना किसी आश्चर्य के उन कौड़ियों को गिनता भी है और लगान के रूप में खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेता है। बिल्कुल। मतलब आज के समय में जब हम एक छोटी सी क्यूआर कोड को स्कैन करके सेकंडों में लाखों का पेमेंट कर देते हैं, तो ये सब एक काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। हाँ, एकदम किसी फिल्म के दृश्य जैसा। सही कहा। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है, पैसे का एक ऐसा इतिहास जो हमारी आधुनिक सोच से बिल्कुल अलग है। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब समाज में कागज के नोट या बैंक अकाउंट जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तब इंसानों ने वैल्यू को कैसे मापा, अजीबोगरीब दिखने वाली चीजें आखिर पैसा कैसे बन गई। ये सफर वाकई इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जब हम आज की इस डिजिटल इकोनॉमी से पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लग सकता है कि पैसा कोई प्राकृतिक चीज है, मतलब जैसे ये हमेशा से हमारे बीच मौजूद थी। हाँ, जैसे कोई फल या सब्जी हो जिसे बस खोज लिया गया हो। एग्जैक्टली। लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। पैसा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये असल में एक सिस्टम है, एक जटिल व्यवस्था है जिसे इंसानों ने अपनी बढ़ती हुई व्यापारिक और सामाजिक जरूरतों को सुलझाने के लिए विकसित किया। मतलब ये किसी खदान से नहीं निकला? बिल्कुल नहीं, ये भरोसे और सहूलियत का एक विशुद्ध मानवीय आविष्कार है। इस आविष्कार की शुरुआत को समझना बहुत दिलचस्प है। अगर हम उस युग में चलें जहां पैसे का कोई नामो निशान नहीं था, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आखिर पूरी कैसे करते थे। वही तो। किसी को अगर कपड़े चाहिए और किसी को अनाज, तो ये लेन देन कैसे काम करता था? इस पूरी व्यवस्था का आरंभ वस्तु विनिमय से होता है। इसे अंग्रेजी में हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा था, चीजों की सीधी अदला बदली। मतलब तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। हाँ बिल्कुल। इसे एक बहुत ही सरल स्थिति से समझते हैं। मान लिया जाए कि एक गांव में एक किसान है जो अपने खेतों में भारी मात्रा में गेहूं उगाता है। उसी गांव में एक लोहार भी है जो दिन रात भट्टी पर काम करके खेती के औजार बनाता है। ठीक है। अब किसान को अपनी अगली फसल के लिए एक नई लोहे की कुदाल चाहिए और लोहार को अपना परिवार पालने के लिए अनाज चाहिए। वे दोनों आपस में मिलते हैं। गेहूं के बोरे के बदले कुदाल का सौदा होता है और दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ये व्यवस्था सुनने में तो बहुत ही शांत और सुलझी हुई लगती है। मतलब बिना किसी बैंक या महंगाई की चिंता के सीधा लेन देन हो गया। एक छोटे से गांव में जहाँ लोगों की जरूरतें बहुत सीमित हैं, वहां ये व्यवस्था बिल्कुल सही काम करती है। लेकिन इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी संरचनात्मक खामी थी। इसे अर्थशास्त्री जरूरतों का दोहरा संयोग कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वही। इस जरूरतों के दोहरे संयोग वाली बात को अगर मैं आज के संदर्भ में रखकर देखूं, तो मान लिया जाए कि मेरे पास एक पुराना स्मार्टफोन है और मैं उसे देकर किसी से एक जोड़ी नए जूते लेना चाहता हूं। अच्छा, फिर क्या होगा? मैं उस फोन को लेकर एक जूते बनाने वाले के पास जाता हूं, लेकिन वो जूते वाला कहता है कि उसे स्मार्टफोन नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास पहले से एक है। उसे तो सर्दियों से बचने के लिए गर्म जैकेट की जरूरत है। अब यहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। क्या मुझे पूरे शहर में भटक कर किसी ऐसे इंसान को खोजना पड़ेगा जिसके पास एक अतिरिक्त जैकेट हो और जिसे इत्तेफाक से एक पुराने स्मार्टफोन की भी तलाश हो, और फिर वो जैकेट हासिल करने के बाद मुझे वापस उस जूते वाले के पास जाना होगा? ये तो एक साधारण से लेन देन को भूल भुलैया बनाने जैसा हो गया। एकदम सही पकड़ा आपने। इस उदाहरण ने बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया है। जो परेशानी एक जोड़ी जूते लेने में महसूस हुई, वही परेशानी उस समय की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना रही थी। मतलब दोनों को एक ही समय पर एक दूसरे की चीजों की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, दोहरे संयोग का मतलब ही यही है। दोनों पक्षों को ठीक उसी समय पर ठीक उसी चीज की जरूरत होनी चाहिए जो दूसरे पक्ष के पास है। अब इसे एक बड़े शहर के स्तर पर सोचकर देखिए, जहां हजारों लोग हों। हाँ, एक ऐसी जगह जहां 10,000 लोग एक साथ रहते हैं और हर किसी की अलग अलग जरूरतें हैं। कौन किससे क्या बदलेगा, इसका हिसाब लगाने में ही समाज का आधा समय बर्बाद हो जाएगा। बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए ये बार्टर सिस्टम एक बहुत बड़ी दीवार बन चुका था।
और शायद इसी दीवार को तोड़ने के लिए इंसानी दिमाग ने एक नया रास्ता निकाला। इस उलझन से बचने के लिए लोगों ने कुछ ऐसा खोजना शुरू किया जिसे बीच की वस्तु या एक सर्वमान्य माध्यम बनाया जा सके। सही कहा। एक ऐसी चीज जिसे समाज का हर व्यक्ति मूल्यवान माने, ताकि सीधे सामान की अदला बदली ना करनी पड़े। और इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि यहीं से दुनिया की कुछ सबसे अजीबोगरीब मुद्राओं का जन्म हुआ। इसमें जो सबसे पहला और हैरान करने वाला नाम सामने आता है वो है नमक। नमक आज हमारी रसोई का एक बेहद साधारण और सस्ता हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्राचीन काल में ये किसी सोने से कम नहीं था। इसे समझने के लिए हमें उस समय की जीवन शैली में जाना होगा, जब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे। बिल्कुल। तब कोल्ड स्टोरेज जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी। शिकार से मिला मांस या समुद्र से पकड़ी गई मछलियां बहुत जल्दी सड़ जाती थीं। खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका नमक ही था। अच्छा, तो ये जीवन जीने के लिए इतना जरूरी था कि इसकी मांग हमेशा बनी रहती थी? जी, और रोमन साम्राज्य के समय में तो नमक का महत्व चरम पर पहुंच गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमन सैनिकों को अक्सर उनके काम के बदले वेतन के रूप में नमक की थैलियां दी जाती थी। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक तथ्य है। तो क्या ये सच है कि जो शब्द आज हम अपनी नौकरी की आय के लिए इस्तेमाल करते हैं, सैलरी, वो भी इसी नमक के इतिहास से जुड़ा है? जी हाँ, ये पूरी तरह सच है। अंग्रेजी का शब्द सैलरी वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द सैलारियम से उत्पन्न हुआ है। सैलारियम का सीधा सा अर्थ था वो भत्ता जो रोमन सैनिकों को विशेष रूप से नमक खरीदने के लिए दिया जाता था। मतलब नमक महज खाने का स्वाद नहीं था, वो एक आर्थिक शक्ति था। नमक के बोरों के रूप में जमा करके रखता है और अचानक एक दिन भारी बारिश हो जाए तो उसकी तो सारी संपत्ति ही पानी में बह जाएगी। बिल्कुल, नमक तो नमी पाते ही पिघलने लगता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और मौसम की मार से बचाना बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। तो फिर लोगों ने क्या किया? यही वह बिंदु था जहां इंसानों ने नमक के विकल्प तलाशने शुरू किए। लोगों को एक ऐसी मुद्रा की जरूरत थी जो मौसम से प्रभावित न हो, जो हल्की हो, और इस खोज ने एक नई मुद्रा को जन्म दिया, कौड़ियां। सीपियां जो समुद्र किनारे मिलती हैं। हाँ, समुद्र से मिलने वाली ये छोटी छोटी सीपियां अफ्रीका, चीन और भारत के व्यापारिक नेटवर्क का मुख्य आधार बन गई। इतिहास के कई जानकार तो इन कौड़ियों को दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी तक मानते हैं। ये तो प्रकृति की अपनी टकसाल जैसी थी। कौड़ियों के सफल होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनका आकार भी रहा होगा। वो सभी लगभग एक जैसी दिखती थीं और वजन में बहुत हल्की थीं। हाँ, जिसे उन्हें बोरों में भरकर ऊंटों पर लाद कर दूर ले जाना आसान था। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इंसान अपने घर में बैठकर नकली कौड़ी तो बना नहीं सकता था। ये एक ऐसा पैसा था जिसे कॉपी करना उस समय लगभग असंभव था। बिल्कुल, उनकी ये बनावट ही उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती थी। लेकिन धातुओं और सीपियों से भी पहले कृषि प्रधान समाजों में एक अलग ही तरह की मुद्रा चलती थी। वो था पशुधन, यानी लाइव स्टॉक। मतलब गायें, भेड़ें और बकरियां? जी, वे लंबे समय तक संपत्ति और व्यापार का पैमाना रहे हैं। एक जीवित और सांस लेती हुई करेंसी। ये सोचना भी बहुत मजाकिया लगता है कि अगर कोई उस दौर में बहुत अमीर होता तो उसकी अमीरी इस बात से आंकी जाती कि उसके घर के बाहर कितनी गायें रंभा रही हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक मॉडल था। पशुधन को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने का फायदा ये था कि ये एक उत्पादक संपत्ति थी, यानी संपत्ति उसे दूध, ऊन और मांस भी देती थी। ये ऐसा पैसा था जो खुद अपनी कीमत बढ़ाता था। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ी समस्या भी रही होगी ना? बिल्कुल, इस पैसे को जिंदा रखने के लिए रोज चारा खिलाना पड़ता था। इसमें बीमारियां लग सकती थीं। अगर कोई महामारी फैल जाए तो इंसान रातों रात कंगाल हो सकता था। यानी वो ऐसा पैसा था जिसे अगर भूख लगे तो वो चिल्लाने लगता था। ये यकीनन बहुत थकाऊ रहा होगा। इसके बाद इतिहास का जो अगला उदाहरण सामने आता है वो शायद मानव जाति के इतिहास का सबसे अनोखा प्रयोग है। माइक्रोनेशिया के याब द्वीप के विशाल पत्थर। हाँ, जिन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता था। रिसर्च से पता चलता है कि ये पत्थर कोई छोटे मोटे सिक्के नहीं थे, बल्कि कई बार एक पत्थर का वजन कई टन तक होता था। इन्हें अपनी जगह से हिलाना इंसानी ताकत के बस की बात ही नहीं थी। और यहीं पर सबसे बड़ा आर्थिक रहस्य छिपा है। अगर पत्थर को हिलाया ही नहीं जा सकता तो उससे व्यापार कैसे होगा? यही तो सवाल है। याब द्वीप के लोगों ने इसका शानदार समाधान निकाला।
जब भी कोई सौदा होता तो पत्थर अपनी जगह पर ही खड़ा रहता। बस पूरा गांव ये जान लेता कि आज से इस पत्थर का मालिक बदल गया है। मतलब बस जुबानी तौर पर? हाँ, इसे एक मशहूर घटना से समझा जा सकता है। एक बार वहां के लोग एक बहुत बड़ा पत्थर नाव से ला रहे थे और रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। वो विशाल पत्थर समुद्र की गहराइयों में डूब गया। अरे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस पत्थर के मालिक का सारा पैसा पानी में डूब गया और वो कंगाल हो गया। नहीं, यही तो सबसे हैरानी की बात है। द्वीप पर वापस पहुंचने के बाद जब नाविकों ने पूरी घटना बताई तो गांव के लोगों ने तय किया कि चूंकि पत्थर तो अस्तित्व में है, बस वो अब समुद्र के नीचे है, इसलिए उसका मूल्य अभी भी कायम है। क्या आप बात कर रही हैं? सच में? जी हाँ, और पीढ़ियों तक उस डूबे हुए पत्थर से व्यापार होता रहा, मालिकाना हक बदलता रहा, जबकि किसी ने उस पत्थर को दशकों से देखा तक नहीं था। अरे, ये कहानी तो सीधे सीधे आज के मॉडर्न ब्लॉकचेन या डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की याद दिलाती है। कैसे भला? मतलब आज जब किसी को सैलरी मिलती है तो असल में कोई भी व्यक्ति नोटों से भरा सूटकेस लेकर नहीं जाता। हाँ, वो सारा पैसा तो किसी बैंक के विशाल सर्वर में डेटा के रूप में बंद है। हाँ। बस कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक एंट्री बदल जाती है कि अब ये हिस्सा इस व्यक्ति का है। ये तुलना तो बहुत ही सटीक है। याप द्वीप के लोगों ने तो सदियों पहले बिना किसी इंटरनेट के इंसानी दिमाग के अंदर ही एक सुरक्षित डिजिटल लेजर बना लिया था। इस तुलना से ये बात स्पष्ट होती है कि याप द्वीप की वो सामूहिक याददाश्त असल में एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ही था। इससे ये साबित होता है कि पैसा कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक रिकॉर्ड है। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। हमने देखा कि नमक, सीपियां, गाय और विशाल पत्थर, ये सब पैसे के रूप में इस्तेमाल हुए। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोई भी चीज पैसा बन सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कल को समाज तय कर ले कि पेड़ के पत्ते पैसा हैं, तो क्या हम पेड़ के पत्तों से व्यापार कर सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम कहता है कि पेड़ के पत्ते पैसा नहीं बन सकते। किसी भी वस्तु को पैसा बनने के लिए मुख्य रूप से 4 कड़ी शर्तों से गुजरना पड़ता है। अच्छा, वो 4 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है वस्तु का दुर्लभ होना। वो चीज आसानी से हर किसी की पहुंच में नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ के पत्तों को पैसा बना दिया जाए तो हर कोई अपने घर के बाहर से पत्ते तोड़कर रातों-रात अरबपति बन जाएगा। सही बात है। जब कोई चीज असीमित मात्रा में मिलती है तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। एकदम। दूसरी शर्त है उसका टिकाऊ होना। पैसे को समय की मार झेलनी आनी चाहिए। वो ऐसा न हो जो कुछ ही दिनों में सड़ जाए। और तीसरी? तीसरी शर्त है ले जाने में आसान होना, जिसे पोर्टेबिलिटी कहते हैं। व्यापार के लिए मुद्रा का हल्का होना जरूरी है। और चौथी तथा सबसे अहम शर्त है व्यापक रूप से स्वीकार्य होना, यानी समाज का हर व्यक्ति उस चीज को मूल्यवान माने। एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या? अभी थोड़ी देर पहले हमने याप द्वीप के उन विशाल और भारी पत्थरों की बात की थी जिन्हें हिलाया तक नहीं जा सकता था। उन पत्थरों ने तो इस ले जाने में आसान या पोर्टेबिलिटी वाले नियम की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, ये तो है। अगर वे ले जाए ही नहीं जा सकते थे तो वे एक सफल मुद्रा कैसे बन गए? ये विरोधाभास असल में इस बात को समझने की कुंजी है कि इन 4 नियमों में सबसे ज्यादा ताकतवर नियम कौन सा है। याप द्वीप के मामले में वे पत्थर पोर्टेबल बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनकी व्यापक स्वीकार्यता और लोगों का उन पर जो भरोसा था वो इतना अटूट था कि पोर्टेबिलिटी कोई मायने ही नहीं रखती थी। मतलब भरोसा ही सब कुछ है। बिल्कुल। उन्होंने इस भौतिक कमी को अपनी सामूहिक याददाश्त से पार कर लिया। अगर स्वीकार्यता 100% हो तो वो पैसे की अन्य भौतिक कमियों को भी ढक सकता है। ये बहुत ही तार्किक है। लेकिन जब समाज बड़े होने लगे और साम्राज्यों का विस्तार होने लगा तो याप द्वीप जैसा मौखिक रिकॉर्ड रखना नामुमकिन हो गया होगा। जी, तब धातुओं का प्रवेश हुआ, तांबे के टुकड़े, लोहे की छड़ें वगैरह। लेकिन इन धातुओं के साथ भी तो लेन देन करना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। अगर कोई व्यापार के बदले तांबे का एक टुकड़ा दे रहा है तो सामने वाले को कैसे यकीन होगा कि वो तांबा असली है? धातु के टुकड़ों के साथ यही सबसे बड़ी और थका देने वाली समस्या थी। व्यापार के हर लेन देन पर विवाद होता था। व्यापारियों को हमेशा अपने साथ एक तराजू और कसौटी वाले पत्थर रखने पड़ते थे और हर बार धातु को तौलना पड़ता था। हाँ, और लोग धातु को दांतों से काटकर चेक करते थे कि वो अंदर से खोखली तो नहीं है। इसमें बहुत समय बर्बाद होता था। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जिसे बार बार जांचना ना पड़े।
और यहीं से सिक्कों की शुरुआत हुई। बिल्कुल। लगभग 600 ईसा पूर्व में प्राचीन लीडिया में, जो आज के आधुनिक तुर्की का हिस्सा है, इतिहास के सबसे पहले असली सिक्के ढाले गए। उन पहले सिक्कों ऐसा क्या जादुई था जिसने इस रोज रोज की तोलने वाली समस्या को खत्म कर दिया? कच्चे धातु के टुकड़ों और उन सिक्कों में क्या फर्क था? उन सिक्कों ने 3 बहुत ही क्रांतिकारी चीजों को एक साथ मिला दिया था। पहला था उनका मानक वजन। हर सिक्का एक तय वजन का होता था, जिससे तराजू की जरूरत खत्म हो गई। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत हो गई। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व था आधिकारिक मुहर। लिडिया के राजा ने उन सिक्कों पर शेर या बैल की एक खास मुहर लगवाई। और तीसरा था गारंटीकृत मूल्य। अच्छा, तो मुहर लगने से क्या बदला? राजा की मुहर का असर ये हुआ कि मुहर का मतलब था कि राजा खुद ये गारंटी दे रहा है कि इस धातु का वजन और शुद्धता बिल्कुल सही है। अब लोगों को धातु पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ राजा की मुहर पर भरोसा करना था। तो वो मुहर असल में एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट थी। एकदम सही। और बस यहीं से उस आधुनिक पैसे की नींव पड़ी, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये पूरी यात्रा सच में बहुत ही आंखें खोलने वाली है। मतलब हमने देखा कि कैसे इंसान की जरूरतों ने बार्टर सिस्टम की परेशानी को जन्म दिया, कैसे नमक आर्थिक लेनदेन का हिस्सा बना, फिर कौड़ियों ने वैश्विक मुद्रा का काम किया, और याप द्वीप के पत्थरों ने साबित किया कि पैसा सिर्फ एक रिकॉर्ड है। हाँ, और अंत में लिडिया के राजाओं की मोहर ने उस भरोसे को एक ठोस रूप दे दिया, जिस पर आज की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा से एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आता है। पैसे का रूप चाहे जो भी रहा हो, सीपियां, लोहे के टुकड़े, कागज के नोट या आज के डिजिटल नंबर, पैसे की अपनी कोई अंदरूनी कीमत नहीं होती। मतलब सब कुछ हमारे दिमाग में है। जी, एक कागज का नोट सिर्फ इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि पूरा समाज एक साथ ये मानता है कि वो मूल्यवान है। ये एक सामूहिक विश्वास है। जिस दिन ये विश्वास टूट जाता है, उस दिन वो नोट एक रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहता। ये सामूहिक विश्वास वाली बात हमें पैसे के वास्तविक स्वरूप को लेकर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हम सब उस पर यकीन करते हैं। बिल्कुल। और इतिहास के सफर को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि पैसे का विकास हमेशा एक ही दिशा में हुआ है। ये लगातार अदृश्य होता गया है। भारी भरकम पत्थरों से शुरू होकर हम छोटे सिक्कों तक पहुंचे, फिर कागज, और आज हम डिजिटल कोड तक पहुंच चुके हैं, जहां पैसा हमारी आंखों के सामने है ही नहीं। वही तो। अगर पैसे के इस तरह से अदृश्य होने का सफर यूं ही चलता रहा, तो क्या भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पैसे का ये भौतिक या डिजिटल अस्तित्व ही पूरी तरह खत्म हो जाए? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब कल्पना है। हाँ, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां आज के इस डिजिटल बैंकिंग को उसी तरह एक ऐतिहासिक प्रयोग मानेंगी जैसे आज हम याप द्वीप के भारी पत्थरों को मानते हैं? क्या मूल्य को मापने का कोई ऐसा नया तरीका इजाद होगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सच में एक ऐसा विचार है जो भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं के लिए कई नए दरवाजे खोलता है। तो अगली बार जब बाजार में पेमेंट करने के लिए फोन निकाला जाए और स्कैनर पर टाइप किया जाए, तो बस एक पल के लिए याद करना, दिलचस्प होगा कि कभी किसी ने लगान चुकाने के लिए अपनी पीठ पर सीपीओ की बोरी लादी थी। आज की इस विस्तृत चर्चा को सुनने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही किसी गहरे और दिलचस्प विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी।